गुड मॉर्निंग बेटा। कल आपने बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशंस के बारे में कुछ पढ़ा था। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसको पॉइंट्स में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम यूज करते हैं किसका? बायोटेक्नोलॉजी का। जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो हमारा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, जो आपने कल पढ़ी थी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, थर्ड प्रोसेस फूड, इसका यूज भी हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ये भी एप्लीकेशन है। फोर्थ वन इज बायोरेमेडिएशन। कुछ ऐसी बायो रेमेडीज है, बायोलॉजिकल रेमेडीज है जिनका यूज करते हैं हम। उन रेमेडीज को दूर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेते हैं। फिफ्थ वन इज वेस्ट ट्रीटमेंट। कुछ ऐसे वेस्ट हैं जिनका यूज करके हम उनको यूजफुल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज एनर्जी प्रोडक्शन। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज हम करके अपने लिए जो मीन्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो डायग्नोसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जेनेटिकली मॉडिफाइड हम क्रॉप बनाते हैं फॉर द मच प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। उसके लिए भी क्या यूज करते हैं? बायोटेक का यूज करते हैं। प्रोसेस फूड जो आते हैं वो भी विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ही है। बायो रेमेडिएशन होता है, कुछ बायो रेमेडीज हैं, उन रेमेडीज को हटाने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज करते हैं। कुछ वेस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? ट्रीट करके प्यूरिफाई करते हैं और अपने यूज में लाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और कुछ ऐसे एनर्जी प्रोडक्शंस होते हैं जिनको हम क्या करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही अपने यूज में लाते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी का बेसिकली यूज हो रहा है हेल्थ में। जो हेल्थ है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कहीं हद तक, या आप ये कह सकते हैं कि 80% बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है हेल्थ के इम्प्रूवमेंट में। ठीक, तो ये है आपके कुछ एप्लीकेशंस। इसके बाद में आपने कुछ रिसर्च एरियाज पढ़े थे कि हाउ मेनी रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड दिस एप्लीकेशन। तो देयर आर थ्री रिसर्च एरियाज। कौन कौन से रिसर्च एरियाज है? फर्स्ट तो आपका था कैटलिस्ट। रिसर्च एरिया आपके कौन कौन से थे? अगर आप रिसर्च एरिया की बात करें तो फर्स्ट आपका क्या है? कैटलिस्ट। सेकेंड आपका क्या है? ऑप्टिमम कंडीशंस। और थर्ड आपका क्या था? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। कैटलिस्ट आपको पता है, ऑप्टिमम कंडीशंस आपको पता है। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वो कंडीशन होती है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने वाले होते हैं। मींस आप ये कह सकते हैं कि जब डाउनस्ट्रीम में हम जो भी थोड़ी बहुत इम्प्यूरिटीज रह जाती हैं 0.0%, 0.01% या 1%, तो उन इम्प्यूरिटीज को हम हटा करके प्रोडक्ट को बिल्कुल प्योर कर देते हैं इन दिस कंडीशन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद ही कोई भी प्रोडक्ट को हम मार्केट में सोल्ड आउट करने के लिए लाते हैं। मींस ये एक लास्ट स्टेप होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करने का। ठीक, ये आपके 3 रिसर्च एरियाज हैं। ये कुछ आपकी एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के कि बेसिकली मोटे मोटे कौन कौन से
बायोरेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक, इसके बाद आपका था कि आपने एग्रीकल्चर के लिए पढ़ा था कि एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी में एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर क्या है, तो उनके भी कुछ स्टेप्स इस तरह से हैं। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, इन एग्रीकल्चर थ्योरी आपने कल पढ़ी थी। तो एग्रीकल्चर में आप फर्स्ट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड, एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग करी जाती है। सेकेंड आपका क्या था, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज किया था फॉर द बेटर क्रॉप। थर्ड आपका क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप फॉर फार्मिंग, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप फॉर फार्मिंग। ठीक, तो ये कुछ आपके एप्लीकेशंस थे किस चीज के, एग्रीकल्चर्स के। ये आपके एग्रीकल्चर्स के एक्सपेरिमेंट्स थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं वो स्ट्रेस टॉलरेंस उसमें ज़्यादा होता है, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंसी उनकी कम होती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस उसमें कम होते हैं, प्लांट्स में मिनरल्स का जो स्टोरेज होता है वो ज़्यादा होता है, प्लांट्स जो भी क्रॉप हमें मिल रही है उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स होते हैं। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमें, जो क्रॉप हमने लगाई थी, इसके बाद में क्या होता है कि जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो बहुत हद तक इंक्रीज हुई होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है प्लांट्स में, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हमने यूज करी है। तो इसके बाद क्या है आपका, बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन आपने भी देखा था कि बीटी टॉक्सिन का फॉर्मेशन क्या है। इसके बाद आपको दूसरी चीज मिलेगी एग्जाम्पल में, बीटी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी कॉटन। तो बीटी कॉटन क्या होता है कि बैसिलस थ्रियोजेनेसिस की कुछ स्ट्रेन्स होती हैं, कुछ किस्में होती हैं, ऐसे प्रोटीन्स पैदा करती हैं। जो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस की कुछ ऐसी किस्में हैं जो क्या करती हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स को पैदा करती हैं जो कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि लेप्टोडॉन, जैसे तंबाकू, जो आपने सुना होगा कि तंबाकू जो निकोटिन होता है उसमें एक निमेटोड नाम का इंसेक्ट उसको इंजेक्ट मतलब खराब कर देता है फसल को, तो वो उसी के बारे में बता रहा है कि जैसे कि टबैको बडवर्म जो होते हैं को मारने में सहायक होते हैं। जो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस होता है वो तंबाकू में जो कीड़ा लग जाता है, तंबाकू के पौधे में जो भी पैथोजन अटैक कर देता है, तो उस पैथोजन के अटैक को रोकने के लिए बैसिलस थ्रियोजेनेसिस का यूज करते हैं। बैसिलस थ्रियोजेनेसिस कुछ ऐसे प्रोटीन्स को एक्सक्रीट करता है, जो प्रोटीन क्या करते हैं, जब टबैको के ट्री में जो भी पैथोजन लगा होता है उस पैथोजन को मारने का काम करता है। कौन करता है, बीटी कॉटन। बैसिलस थ्रियोजेनेसिस एक बीटी कॉटन है जो कुछ ऐसे प्रोटीन को सिक्रीट करता है। फिर बैसिलस थ्रियोजेनेसिस अपनी ग्रोथ की पर्टिकुलर फेज में एक प्रोटीन क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन सिक्रीट कर रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन क्रिस्टल का ही फॉर्मेशन करेगा, एक पर्टिकुलर फेज पर करता है। जो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस है वो अपनी ग्रोथ के टाइम में एक पर्टिकुलर फेज आती है, उस पर्टिकुलर फेज में वो क्या करता है, प्रोटीन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करता है। कौन करता है, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस। बैसिलस थ्रियोजेनेसिस क्या करता है, अपनी ग्रोथ फेज में किसी एक पर्टिकुलर फेज पर जब वो पहुंच जाता है तब वो क्या करता है, वो एक प्रोटीन क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करता है। देन इन क्रिस्टल्स में टॉक्सिक्स इंसेक्टिसिडियल प्रोटीन्स की प्रेजेंस होती है। इसमें कुछ टॉक्सिक्स प्रेजेंट होते हैं, जो टॉक्सिक्स क्या करते हैं, पैथोजेंस को डेड करने का काम करते हैं, पैथोजेंस को मारने का काम करते हैं। और ये टॉक्सिक बैसिलस भी एक तरह का पैथोजन ही है, लेकिन जब बैसिलस थ्रियोजेनेसिस एक ऐसे टॉक्सिक्स को निकाल रहा है जिससे वो पैथोजेंस को मार रहा है, लेकिन वो बैसिलस को क्यों नहीं मार रहा है, ये भी एक रीजन है। तो
एक्चुअली में ये बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन्स हैं वो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स के रूप में होते हैं, वो एक इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इन इनएक्टिव टॉक्सिन्स को खाता है तो उसके क्रिस्टल्स क्या होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन के एल्कलाइन पीएच में घुल जाते हैं और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होता है एक्चुअली में, क्या होता है, जो बीटी टॉक्सिन्स प्रोटीन है वो एक इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स के फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स के फॉर्म में होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इस इनएक्टिव टॉक्सिन्स को इनटेक करता है, जैसे ही वो खाता है तो उनकी जो इंटेस्टाइन्स का एल्कलाइन पीएच होता है वो उस इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, क्रिस्टल क्या होते हैं, उनकी आंतों से चिपक जाते हैं, इंटेस्टाइन से चिपक जाते हैं और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्टिवेटेड टॉक्सिन मिडगट की एपिथेलियम सेल्स के सरफेस से बाइंड हो जाता है। जो मिडगट होती है उसकी एपिथेलियम सेल्स की सरफेस से क्या होता है, बाइंड होकर के उसके पोर्स का फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण सेल्स क्या होती हैं, स्वेलोड अप हो जाती हैं और फट जाती हैं। मिडगट की एपिथेलियम सेल्स की सरफेस पे जाकर के बाइंड हो जाता है कौन, एक्टिवेटेड टॉक्सिन। एक्टिवेटेड टॉक्सिन क्या होता है, जो मिडगट होती है, मिडगट की जो सरफेस होती है, मिडगट की एपिथेलियम सेल्स की सरफेस में जो एपिथेलियल सेल होती है उनके सरफेस में जाकर के क्या होता है, वो बाइंड हो जाता है। जैसे ही वो बाइंड होता है, बाइंड होने की वजह से जो सेल्स होती हैं वो स्वैलो अप हो जाती हैं और स्वैलो अप होने की वजह से वो क्या होती हैं, फट जाती हैं, ब्लास्ट हो जाती हैं। और इसके जैसे ही वो सेल्स ब्लास्ट होंगी तो क्या होगा, जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाएगी। इस स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स को बैसिलस थ्रियोजेनेसिस से निकालकर कई क्रोप्स जैसे कॉटन में मिलाया जा चुका है। जो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस है इसको निकाल करके क्या किया गया है, बीटी टॉक्सिन जीन्स जो है, बैसिलस थ्रियोजेनेसिस के जो बीटी टॉक्सिन जीन्स हैं उनको निकाल करके क्या किया गया है, कॉटन के क्रोप्स में भी मिलाया जा चुका है। जीन्स की चॉइस तथा टारगेट पेस्ट पर डिपेंड करती है। जीन्स की जो चॉइस होती है वो क्रोप की टारगेट पेस्ट पर डिपेंड करती है। जो भी जीन्स की चॉइस होती है, जीन्स जो चुने जाते हैं वो जो क्रोप को देख करके क्रोप की जो टारगेट पेस्ट होती है उस पर डिपेंड करती है कि जबकि अधिकतर बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट्स ग्रुप के स्पेसिफिक होते हैं। बीटी टॉक्सिन्स जो होते हैं वो ग्रुप स्पेसिफिक इंसेक्ट्स होते हैं। इसीलिए जो क्रोप्स में जो भी जीन्स हम यूज़ करते हैं, क्रोप्स में जो जीन्स यूज़ करते हैं वो उनके टारगेट पेस्ट पर डिपेंड करती हैं चीज़ें कि हमें कौन सा जीन यूज़ करना है। तो ये थे आपके बीटी कॉटन। बीटी कॉटन आपको आया कि बैसिलस थ्रियोजेनेसिस ही काम कर रहा है। बेसिकली आपको बैसिलस थ्रियोजेनेसिस लर्न रखना है, ठीक। ये एक इनएक्टिव टॉक्सिन है। इनएक्टिव टॉक्सिन जैसे ही किसी अल्कलाइन पीएच में मिलता है वो अपने आप को एक्टिव कर देता है और जैसे ही वो एक्टिव करता है, एक्टिव होने की वजह से क्या हो जाता है, जो एपिथेलियम सेल्स है जिनकी सरफेस में वो लगा है, जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर एपिथेलियम सेल्स ही मिलती है। एपिथेलियम सेल्स में क्या होता है, उनकी सरफेस पे जा करके इनएक्टिव जो टॉक्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है एपिथेलियम सेल्स को स्वेलो अप करता है, स्वेलो अप करने से सेल्स क्या होती हैं, फूल जाती हैं। जैसे ही फूलने से क्या होता है, वो फट जाती है और जैसे ही फटती है एनिमल की डेथ हो जाती है। इसके बाद आपके आते हैं पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अब पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स क्या होते हैं, तो कुछ ऐसे बहुत सारे नीमेटोड्स होते हैं जो इंक्लूडिंग ह्यूमन और प्लांट्स की कई वैरायटी के पैरासिटिक होते हैं। बहुत सारे नीमेटोड्स होते हैं जो इंक्लूडिंग ह्यूमन और एनिमल्स की कई वैरायटी के पैरासिटिक होते हैं। एक नीमेटोड्स टबैको के प्लांट्स की रूट को इन्फेक्ट करता है और उसकी पैदावार को बहुत हद तक कम कर देता है। अभी आपने टॉक्सिन्स में पढ़ा था कि टबैको का ही एग्जाम्पल आपको दिया गया था, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि जो नीमेटोड एक टाइप का नीमेटोड होता है जो टबैको के ट्री में लग जाता है जा करके और क्या करता है, जो टबैको की क्रॉप होती है उसकी पैदावार को बहुत हद तक डिक्रीज कर देता है, बहुत हद तक खत्म कर देता है। अगर कहें इन्फेस्टेशंस की रोकथाम के लिए नोवेल स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया गया है। जो भी नीमेटोड्स के जो इन्फेक्शंस हैं इनको रोकने के लिए बहुत सारी ऐसी नोवेल स्ट्रेटजीज को अडेप्ट किया गया है जो कि आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस को बेस्ड होती है।
आरएनए इंटरफेरेंस के प्रोसेसेस पर बेस्ड होती हैं ये सारी चीज़ें जो निमेटोड्स के अटैक को रोकती हैं। आरएनए इंटरफेस को हम कैसे डिनोट करते हैं? आरएनए इंटरफेस को हम आरएनए आई भी लिख सकते हैं, आरएनए आई, दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक। और ये जो पैथोजेंस को निमेटोड्स को डेड करने का काम कौन करता है? आरएनए इंटरफेरेंस को। जैसे ये आरएनए इंटरफेरेंस एक नोवेल स्ट्रेटजीज है, आरएनए इंटरफेरेंस एक नोवेल स्ट्रेटजीज है जिसका यूज हम कब करते हैं? किसी भी नेमेटोड्स को मारने के लिए करते हैं। आरएनए आई सभी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में सेलुलर डिफेंस का एक मेथड है। सेलुलर डिफेंस का मींस सेलुलर अटैक जो हो रहे हैं उनको मारने का एक तरीका है क्या? आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है? जो भी सेलुलर अटैक्स होते हैं, सेलुलर डिफेंस का, सेलुलर अटैक को रोकने का तरीका है, एक सेलुलर डिफेंस कह सकते हैं। सेल्स की रक्षा करने का एक तरीका है क्या? आरएनए इंटरफेरेंस। इस मेथड में स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग इंक्लूड होती है। स्पेसिफिक एमआरएनए लिया जाता है, उनकी साइलेंसिंग इंक्लूड होती है। साइलेंसिंग मीन्स क्या होता है? किसी चीज को रोकना, रोकथाम, जिसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए मॉलिक्यूल पर उस एमआरएनए के साथ बाइंड होकर के ट्रांसलेशन को रोक दिया जाता है। एमआरएनए पर डीएसआरएनए को बाइंड किया जाता है और साइलेंसिंग क्या करी जाती है? स्टॉप कर दी जाती है, रोकथाम वहां पर उसकी रोक दी जाती है। इस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का सोर्स इन्फेक्शन करने वाले वायरस में पाए जाने वाले आरएनए जीनोम्स या मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के रेप्लिकेशन के बाद बनने वाले इंटरमीडिएट आरएनए होते हैं। जो आरएनए बनते हैं इसके दौरान वो कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट आरएनए होते हैं। डीएनए को इस प्रकार इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो होस्ट सेल में सेंस और एंटीसेंस आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए के अगेंस्ट डीएनए को इस प्रकार हम इंट्रोड्यूस करते हैं, इस तरह से हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो सेंस और एंटीसेंस दोनों टाइप से काम कर सके, सेंस और एंटीसेंस दोनों टाइप के आरएनएस का वो फॉर्मेशन कर सके। डीएनए को कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो सेंसफुल और एंटी सेंसफुल दोनों कंडीशंस में आरएनए का फॉर्मेशन कर सके। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जो भी आरएनए बनते हैं सेंस और एंटी सेंस, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ही डीएसआरएनए बोलते हैं। जो ये डीएसआरएनए की बात हो रही है, डीएसआरएनए, इसको ही हम क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आरएनए आई इज आरएनए इंटरफेरेंस, ये क्या होता है? ये सेलुलर डिफेंस का काम करता है। और डीएसआरएनए को क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बोलते हैं हम। डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन, दोनों आरएनए जो सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से ये क्या होता है? ये एक डीएसआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं जिससे आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। जैसे ही डीएसआरएनए का फॉर्मेशन होता है, आरएनए इंटरफेरेंस अपना काम करना शुरू कर देता है। आरएनए इंटरफेरेंस किससे बनता है? इन डीएसआरएनए से मिलकर के क्या बनता है? आरएनए आई बनता है, आरएनए इंटरफेरेंस बनता है। और इसलिए निमेटोड के स्पेसिफिक एमआरएनए को साइलेंट कर दिया जाता है या इनएक्टिव कर दिया जाता है। तो ये आरएनए आई क्या करता है? एमआरएनए को क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि पैरासाइट ट्रांसजेनिक होस्ट में स्पेसिफिक इंटरफियरिंग आरएनए को एक्सप्रेशन कर, तो जब वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा, लास्ट में हुआ क्या? लास्ट में ये हुआ कि पैरासाइट्स ट्रांसजेनिक होस्ट में स्पेसिफिक इंटरफेयरिंग आरएनए के एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है वो शो नहीं कर पाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है आरएनए, तो क्या करेगा? वो अपने आप ही डेड हो जाएगा। इस प्रकार क्या होते हैं? जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं उनके पैरासाइट्स से अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं वो आरएनए आई की हेल्प से अपने आप की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। तो ये है आपके क्या? पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। कैसे बैसिलस थियोजेनेसिस कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है, कौन से वो टॉक्सिन्स निकालता है, तो ये होते हैं हमारे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस मेडिकल फील्ड में उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं वो आप कल देखिएगा। ओके।